एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी, पेडागोजी वाला पोर्शन लेके आई हूँ कि हिंदी में हम किस प्रकार से 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये नामुमकिन नहीं है, कई स्टूडेंट लाते भी हैं। पहले आप देखिए, ये जो हिंदी है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस 30 में से 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर का पैसेज आता है। इसमें भी यही 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का पैसेज आता है और पैसेज में 3 से 4 नंबर के ग्रामर वाले पोर्शन पूछे जाते हैं। आज मैं पेडागोजी वाला पोर्शन करवाऊंगी और बताऊंगी भी कि इसमें 15 में से 15 किस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक भी बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 107 से। क्वेश्चन के साथ ही जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊँगी, साथ में मैं ट्रिक भी बताऊँगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपका एग्जामिनेशन हॉल में सोचने का क्या तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे आप 15 में से 15 क्या कर पाएँ, ला पाएँ। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, पेडागोजी जिसमें ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 15 में से 15 क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, और ये हमारे पास होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तैयारी होने वाली है सीटेट की, वो भी बिल्कुल बेस्ट तैयारी। आप पेपर जब दे के आएंगे आपको खुद पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे मिल रहे हैं, और जो मैं तरीका बताऊँगी ये सारे सब्जेक्ट में लगेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज पेडागोजी वाला पोर्सन। क्वेश्चन नंबर 107 ये पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन पहले पूछा गया था, फिर बताऊँगी मैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? ये जो पोर्शन है नहीं है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया है। इस चीज़ को आपको अगर हाईलाइट नहीं है फिर भी ध्यान में रखना है। किस चीज़ की बात हो रही है? प्राइमरी लेवल पे लाइब्रेरी की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर मतलब कि 1 to 5 पर जो पुस्तकालय होता है उसकी बात हो रही है, उसमें क्या सही नहीं है। फिर यहाँ पे एक कथन टाइप का दे दिया, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, बल्कि जो पुस्तकालय होता है उसे एक, वहाँ पे क्या रखी होती है, पुस्तकें रखी होती है, उसको एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अब बल्कि के आगे क्या होना चाहिए, उसमें आपको क्या बताना है, सही नहीं है बताना है। अब मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, उन टॉपिक्स को छोड़ के जो भी इसमें नहीं है वो होंगे सही नहीं। पहली बात ये है, जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, इसकी खासियत क्या है देखते हैं हम। इसमें जो एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, वो क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय परिवेश होना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे निर्देश देने के लिए और सिखाने के लिए बड़े मतलब कि जो टीचर है प्लस जो एडल्ट हैं वो भी होने चाहिए। किसके साथ में? बच्चों के साथ में। बच्चे तो और रहेंगे ही ऑलरेडी, तो टीचर और एडल्ट भी होने चाहिए। एनवायरनमेंट वहाँ का एक्टिव होना चाहिए। और तीसरी बात ये है, वहाँ पे जो भी पुस्तकें रखी हों क्या हों, वो बाल साहित्य हों। और एक तो बाल साहित्य हो, दूसरी वो जो बाल साहित्य है इसमें कई विधाएं देखने को मिले, अलग अलग विधाएं हो। कई विधाओं का क्या मतलब है? कविता भी हो, कहानी भी हो, जिसे हम गद्य पद्य ये सब बोलते हैं, कविता भी हो, कहानी भी हो, गद्य भी हो, उसमें जो राइटर होते हैं उनके जो है थोड़े से जीवन परिचय भी हो। ये सारी जो चीज़ें हैं चारों, ये क्या हो, बाल साहित्य में ऐड हो। कविता, कहानी और ये गद्य है, पद्य है, सब कुछ बाल साहित्य में ऐड हो, तभी वो बोला जाएगा कि कई प्रकार की विधाएं हों। ऐसा होना चाहिए हमारा पुस्तकालय प्राइमरी लेवल पे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो सही नहीं है वो लगाना है। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश आपको दिखा, ये भी सही है, ये होना चाहिए, गलत वाला ये भी नहीं होगा। फिर अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करने चाहिए, सही है ये भी। फिर है, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर, सस्वर पठन का मतलब आपको पता होगा, तेजी से पढ़ना, लाउड वॉइस में पढ़ना। तेजी से कोई चीज़ हम जब पढ़ते हैं वो होता है सस्वर पठन, और इसका तेजी से पढ़ना, तेज तेज पढ़ना, ये होता है सस्वर पठन। ये किस लिए कराया जाता है? ये उच्चारण को सही करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन जो होता है, बच्चा मान लीजिए कोई चीज़ का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है, अगर वहाँ से क्वेश्चन बने कि उच्चारण को सही करने के लिए क्या कराना चाहिए, तो उसमें जो सही आंसर होगा सस्वर पाठन होगा। तो क्या ये पुस्तकालय जो होता है वहाँ पे सस्वर पठन
करवाना उपयुक्त होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए, तो कोई एक सा स्वर पढ़ रहा होगा तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है वाला पूछा गया था इसमें, तो फोर्थ वाला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 108 है, साक्षरता अर्जित करने के लिए। अब हम देखेंगे जो साक्षरता है, साक्षरता का साक्षर किसे कहा जाता है? साक्षर उसे ही कहा जाता है जो चीज़ों को क्या कर सके, पढ़ भी सके, उन्हें समझ भी सके, उनका अर्थ भी निकाल सके। हम कैसे किसी व्यक्ति को साक्षर कह देंगे? वो साक्षर है मतलब पढ़ा लिखा है, पढ़ भी सके, लिख भी सके, समझ भी सके, अर्थ भी समझ सके, तो वो होता है साक्षर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, साक्षरता अर्जित करने के लिए किस में निपुणता मतलब मास्टरी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति है वो साक्षरता अर्जित करना चाह रहा है तो किस चीज़ में निपुण होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, उसे अर्थ आना चाहिए। मतलब अर्थ का क्या मतलब है? डिकोडिंग करना। डिकोडिंग मतलब अर्थ निकालना किसी चीज़ का। भाषा अवबोधन मतलब भाषा का ज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? दृश्य शब्दावली, क्या केवल देखने से कोई साक्षर हो जाएगा? प्रतिमानों की पहचान करने से, गलत है। सटीकता, ध्वन्यात्मक बोध, इससे भी नहीं होगा। ध्वन्यात्मक जागरूकता, किसी एक चीज़ से नहीं होगा। साक्षर उसे कहा जाएगा जो डिकोडिंग भी कर पाए, भाषा अवबोधन भी कर पाए। तो आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से कई ऑप्शन जो है, मतलब कि तीनों ऑप्शन को काट के चौथा ऑप्शन निकाल लेना है आंसर के लिए आपको। अगर इस टाइप से आप माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट करके करते हैं तो 100% मानिए आप 15 में से 15 पाएंगे। और भी मैं अभी क्वेश्चन में बता रही हूँ किस किस टाइप से, किस किस ट्रिक से आपको काटने हैं और पहचानने हैं कि सही आंसर कौन सा है। इसीलिए मैं हाल फिलहाल के ही पेपर लेके आई हूँ, ताकि बहुत पुराना पेपर ना हो जिससे आप समझ ही ना पाए, क्योंकि पेपर इस टाइम पे ट्रिकी बन रहा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? अब आपको क्या इससे पता चल रहा है? जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करिए तो वहाँ से टॉपिक लीजिए। जैसे जो भी आपको पढ़ना है, मान लीजिए ना, पढ़ने के लिए आपको टॉपिक लेना होगा। आपको क्या चाहिए? टॉपिक चाहिए। और वो टॉपिक आप कहाँ से लीजिए? या तो आप सिलेबस से लीजिए, और सिलेबस से भी लेने से अच्छा तरीका होता है कि PYQ से लीजिए टॉपिक। अब आप यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के तरीके। तब आपको पढ़ना चाहिए कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं। ऐसा जब आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे जो क्वेश्चन बनेगा घुमा के, क्योंकि टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन अलग रहेगा, फिर आप कर पाएंगे उसको। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? अगर आपको ग्रामर टीचिंग देनी है, बच्चों को व्याकरण की शिक्षा देनी है, तो क्या किया जाता है? व्याकरण के लिए आपको पता है, ग्रामर के लिए नियम सिखाया जाता है। नियम को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर हम क्या करते थे? नियम सीखते थे। तो नियम सिखाया जाता है व्याकरण के लिए। व्याकरण के लिए नियम सिखाया जाता है। अब नियम को सीखने के लिए इसको क्या किया जाता है? रटवाया जाता है या फिर सिखाया जाता है? रटवाया नहीं जाता, रोट लर्निंग मना है। नियम को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। नियम को सिखाया जाता है, ना कि रटवाया जाता है व्याकरण को सीखने के लिए। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, केवल वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करने से नहीं होगा व्याकरण शिक्षा। जो सही नहीं है वो बोलना है, सही नहीं है तो ये यहाँ पे गलत वाला बोलना है। तो वास्तविक संप्रेषण, जैसे कि क्या करते हैं हम व्याकरण जब सिखाते हैं तो एग्जाम्पल भी देते हैं, यही बोला जा रहा है वास्तविक संप्रेषण। या संप्रेषण मतलब बातचीत करना, एग्जाम्पल के थ्रू बातचीत करवाना, तो ये तो सही होगा। लेकिन यहाँ पे सही नहीं है पूछा जा रहा, तो ये गलत है। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, अभ्यास के अवसर दिया जा रहा, पॉजिटिव है, ये भी सही नहीं होगा। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, नियम तो प्रस्तुत किया ही जाता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिख रहा आपको, कंठस्थ करना। कहीं भी कंठस्थ करने, याद करने वाली चीज़ें दिखें और आपको यहाँ ऑप्शन में नहीं दिखे तो आपको उसी ऑप्शन को टिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे गलत वाला पूछा जा रहा है। और जो गलत वाला है, जो चीज़ें सही नहीं है व्याकरण के लिए, वही पूछा जा रहा है, तो कंठस्थ करना सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी इनसे आप देखिए क्या क्या करना चाहिए व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, संप्रेषण के लिए अभ्यास देने चाहिए, और व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करने चाहिए। इस चीज़ का पता आपको इसी ऑप्शन से ही लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? जो साक्षरता शिक्षण उपागम
का मतलब ये है कि जो साक्षर, किसी इंसान को साक्षर बनाने के लिए, किसी बच्चे को जो शिक्षण उपागम चाहिए, जो शिक्षण के चीज़ें चाहिए, शिक्षण सूत्र चाहिए, वो अक्षरों और ध्वनि के बीच के संबंध पर बल देता है। उसमें से क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें समग्र भाषा पद्धति। यहाँ पे किसी एक चीज़ पे हाईलाइट किया गया है, साक्षरता शिक्षण उपागम में अक्षर और ध्वनि पर किया गया है हाईलाइट। किस पे हाईलाइट किया गया है? अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पूछा जा रहा है। तो समग्र भाषा पद्धति नहीं आएगा इसमें। स्थिति परक उपागम भी नहीं आएगा, क्योंकि बोल रहा है किस संबंध पर बल देता है। व्याकरण अनुवाद में भी ध्वनि वाली चीज़ें कुछ नहीं होती खास। यहाँ पे देखिए ध्वनि यहाँ पे भी दिया था, ध्वनि यहाँ पे भी दिया था। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक होता है, अगर मान लीजिए इस ऑप्शन को आप, इस क्वेश्चन को देखते आपको कुछ नहीं आता, तो आप वहाँ पे जो ध्वनि दिया गया था और यहाँ 4th ऑप्शन में जो ध्वनि दिया गया था, इससे रिलेट करके आप क्या करते, आंसर ध्वनि वाला लगा देते। ऐसा आपको करना है, अगर ना आए तो। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से कौन से शब्द के प्रयोग करने के, सकना। सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछने हैं? 5 पूछने हैं। किससे? सकना से। अगर बहुत बड़े क्वेश्चन रहे तो ऐसे आप मेन मेन पॉइंट नोट कर लिया करिए कहीं। सकना से पूछना है कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। जैसे कि मैं ये बोल दूं, क्या आप नोट कर सकते हैं? इस टाइम में पढ़ा रही हूँ, क्या आप नोट कर सकते हैं? क्या आप होता नहीं, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं? क्या आप पेपर देने जा सकते हैं? ये चीज़ें सकना वाले वर्ड यूज़ करके 5 क्वेश्चन बोलना है। जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि यह किस प्रकार, किस लिए है, यह किस प्रकार की गतिविधि है, यही बोला जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पे पहला ऑप्शन है मौखिक प्रवाह अभ्यास। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं पूछ रही हूँ आप आंसर दे रहे हैं तो मौखिक ही तो हो रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये मौखिक काम ही चल रहा है। इसमें कोई एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, मौखिक चल रहा है, जो कुछ लिखा नहीं जा रहा है, सब कुछ मौखिक ही हो रहा है। और ऑप्शन देखते हैं गलत क्यों है। नियंत्रित मौखिक अभ्यास, क्या नियंत्रित मौखिक अभ्यास हो रहा है? तो इसीलिए मैं बोली थी कि नोट कर लिया करो। क्या कितने क्वेश्चन बोला गया था इसमें? 5 क्वेश्चन। और किससे संबंधित? सकना से संबंधित 5 क्वेश्चन बोले गए थे। क्या 5 क्वेश्चन केवल अगर प्रैक्टिस करवा दिया गया तो वो नियंत्रित है? नहीं, नियंत्रित का मतलब है लगातार चलता ही रहे, जबकि यहाँ पे तो लिमिट है। फिर है निष्क्रिय श्रवण। निष्क्रिय श्रवण हो रहा है, केवल निष्क्रिय सुना ही जा रहा है? नहीं, इसमें बच्चे को आंसर भी देना है, तो निष्क्रिय श्रवण नहीं होगा ये। स्वच्छंद बोलना, स्वच्छंद मतलब कि खुल के बोलना, कोई चीज़ अपने आप से बोलना, कोई दबाव ना रहे। दबाव कौन दे रहा है? सकना वर्ड। आपको एक होता नहीं, क्राइटेरिया में बांट दिया जा रहा है कि आपको सकना यूज़ ही करना है। जैसे कि आप कोई और चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, आपको सकना यूज़ करना है, इसलिए स्वच्छंद आप नहीं बोल सकते, स्वच्छंद नहीं है आप बोलने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे एकदम डीप में आप जब जाके पढ़ेंगे, जब भी आप मतलब कि आप अपना आंसर दे रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, एकदम डीप में जाके पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन को, फिर आपको अपने आप आंसर निकलते जाएंगे एक एक करके। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। क्या करना चाह रही है? पठन कोना सृजित करना चाह रही है। ये क्लासरूम है, यहाँ पे कोई पठन कोना सृजित करना चाह रही है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय, देखिए जो बच्चे होते हैं उनमें अगर पुस्तकों का चयन करना है, पुस्तकों का, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं? बाल साहित्य पढ़ते हैं। होना क्या चाहिए? बाल साहित्य होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? कई विधाएं होनी चाहिए, जो मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ, कई विधाएं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें और क्या होनी चाहिए? नंबर 1 बाल साहित्य, नंबर 2 कई विधाएं, नंबर 3 जो उसके राइटर हो ना वो क्या हो? माने जाने हो, मतलब कि लेखक अच्छा होना चाहिए। जो लेखक है वो अच्छा होना चाहिए, एक माना जाना वेल रेपुटेटेड जो राइटर है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा राइटर, अच्छा लेखक नहीं होगा तो वो अच्छी चीज़ें ऐड नहीं कर पाया होगा बच्चों के अकॉर्डिंग, वो बच्चों के लिए फेमस राइटर हो। नंबर 4 क्या होना चाहिए? नंबर 4 ये होना चाहिए कि उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जैसे फिगर वगैरह वो भी ऐड करनी चाहिए। इसीलिए आपका जो 3rd का ईवीएस की बुक है वो क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या किया गया? उसमें उसमें जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा ऐड कर दिया गया है, जो फिगर है वो ज़्यादा ऐड किया गया है। तो वही ये छोटे बच्चे हैं तो एक्टिविटी, फिगर
और ये बाल साहित्य, कई विधाएं, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब अच्छी होनी चाहिए। जो लेखक है वो माना जाना लेखक होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ही आपको टॉपिक निकालना है। अभी मैं जैसे निकाली हूँ कि पुस्तकों का चयन किस प्रकार से करना है, ये चीज़ें जब आप जानते रहेंगे तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनेंगे आप एलिमिनेट करके आराम से आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे ही आपको पढ़ना है। अगर आप इसी चैनल पे बने रहते हैं तो मैं जितने भी मतलब टॉपिक करवाती हूँ, जितने भी पीवाईक्यू कराती हूँ, लगभग सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू करवा रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो उसमें से टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे क्लियर करवा देती हूँ पेपर सॉल्व कराते टाइम। इसलिए आप सभी बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पीवाईक्यू से, मात्र पीवाईक्यू से सारे टॉपिक भी क्लियर होंगे। आप एकदम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, इस बात का भरोसा रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 1 है, क्या इन पुस्तकों के लेखक माने जाने हैं बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? बिल्कुल सही है, ये बाल साहित्य भी है, ऊपर से इनके क्या होने चाहिए, माननीय लेखक होने चाहिए। जब लेखक ही अच्छा होगा सारी चीज़ें अच्छा डाल ही देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है, सबसे अधिक। दूसरी चीज़ें और आपको क्या ध्यान देनी है, सबसे अधिक जो बोला जा रहा है इस बात पे ध्यान देना है। एक दिन और मैं बताई थी कि यहाँ पे सबसे अधिक बोला जा रहा है, मतलब सही तो सारे होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पे सही है। और देखते हैं, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हों? आपको देख के ही लग रहा होगा कि सही तो ये भी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम सही है। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? ये भी होना ही चाहिए, लेकिन इसके कंपेयर में कम है। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के लिए उपयुक्त है? आपको यहाँ पे इसीलिए सबसे अधिक बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? वास्तविक परिस्थितियों में भाषा से संबंधित, वास्तविक परिस्थिति में भाषा कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेरी वास्तविक परिस्थिति कौन सी है, मैं जब अपने घर में रह रही होती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा क्या है, नेचुरल स्टेट है। वास्तविक क्या है, परिस्थिति है। हर इंसान की जो वास्तविक परिस्थिति होती है उसमें वो क्या करता है, बातचीत करता है। और बातचीत के लिए उसका मेन लक्ष्य क्या होता है, अपनी बातों को किसी के सामने रखना, अपनी बातों को किसी से कहना, किसी की बातें सुनना। तो ये बातचीत करना क्या आ जाएगा, ये किस में आता है, संप्रेषण में आता है। ये बातचीत करना संप्रेषण में आता है। अब हम देखेंगे आंसर क्या है यहाँ पे, संप्रेषणात्मक उपागम यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, संप्रेषणात्मक उपागम। और भी जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सीटेट में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट जिसे बोलते हैं। यहाँ पे सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष विधि होता है, जो प्रत्यक्ष विधि होता है उसमें मातृभाषा जैसे मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा का यूज़ नहीं होता। समझे, प्रत्यक्ष जो विधि है जब ये प्रयोग किया जाता है, ये ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मातृभाषा के में कन्वर्ट किए बिना ही डायरेक्ट जिस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना होता है हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, प्रत्यक्ष विधि जब करना होता है तो उसका एक एग्जांपल है ट्रांसलेशन। हमें मान लीजिए कोई हिंदी है, कोई हिंदी है, अब बोला जा रहा है कोई हिंदी की कविता है, बोला जा रहा है कि इसको क्या करना है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो क्या हम संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए मदर टंग में जाएंगे? नहीं, हम हिंदी टू संस्कृत डायरेक्ट क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। तो डायरेक्ट वही प्रत्यक्ष विधि है, इसमें मदर टंग यूज़ नहीं किया जाता। ये आपके ऑप्शन में सीटेट में पूछा जाता है, इसको समझ के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? आपके साथ भी कभी ना कभी ये ज़रूर हुआ होगा कि जब आप क्लासरूम में रहे होंगे तो जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा कॉपियाँ होती हैं, तो क्या करते हैं, कहते हैं आपस में एक दूसरे की चेक कर लो, आप अपने दोस्त की चेक कर लो, आपका दोस्त आपकी कॉपी चेक कर ले, ऐसा बोला जाता है हमें। तो इसका उद्देश्य, इसका पर्पस क्या होता है, क्लासरूम में यही पूछा जा रहा है कि इसका पर्पस क्या होता है। देखते हैं, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, पठन तो कराया ही नहीं जा रहा है, बस उसमें देखा जा रहा है, चेक कराई जा रही कॉपी, गलत है ये। सूचनाओं का, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, ये भी गलत है। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, नई शब्दावली के प्रयोग
का अभ्यास कराना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। जो सहपाठी आपका फ्रेंड है उसके काम की जांच की, उसके काम के उसके कॉपी को जांच कर सकें, इस स्किल का डेवलपमेंट करना ही इसका पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब। बुनियादी चरण मतलब कि बेसिक स्टेज बिल्कुल होता है, इसमें बच्चे अधिगम में, बच्चे जो लर्निंग में अधिक संलग्न होंगे जब क्या करेंगे वो, बिल्कुल जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अधिगम कैसे करते हैं, अपने सेंसेस के माध्यम से करते हैं। जब वो अपने सेंसेस को का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो अधिक संलग्न होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए आपको कोई छोटा बच्चा, उसको मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसे गर्म होती हैं, ये चीज़ें ये ऐसी लगे तब ये गर्म है। तो वहीं दूसरा बच्चा कोई बीकर में पानी रखा हुआ है, उसको क्या कर दे, टच कर दे, तो क्या है वो जब उसकी जो स्किन है बच्चे की जो स्किन है, स्किन क्या है, सेंसेस में आता है, जो स्किन है वो गर्म चीज़ों को टच किया तब वो ज़्यादा सीखेगा, या फिर मेरे बताने से नहीं सीखेगा, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है वो। बुनियादी चरण की बात हो रही है यहाँ पे। वो उसका जब स्किन जो सेंसेस है वो गर्म चीज़ों को टच करेगा तब वो समझ पाएगा हाँ ये चीज़ गर्म है। तो वही बोला जा रहा है अधिगम में कब ज़्यादा संलग्न होगा, जब वो अपने सेंसेस का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते, गलत है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, सभी इंद्रियां आपको पता है 5 इंद्रियां कौन कौन सी है, उन सबका क्या करें, प्रयोग करें, और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करें। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते रहें, गलत है ये, बार बार लिखते रहें, नियंत्रित चीज़ें नहीं करवानी है। मुख्य केंद्र सिर्फ वर्ड वैसे भी आप रहे हो, जान ही रहे हो कि निगेटिव टैग वर्ड है, सिर्फ है, वो अलग हो, ही हो, केवल हो। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ही जैसे आपको मिल गया, केवल मिल गया, सिर्फ मिल गया, अलगाव की बात हो गई। अब अलगाव में देखिए एक चीज़ और पूछा जा रहा है, मैं इसी टाइम पे बता दे रही हूँ, मेरे दिमाग में आ गया है, नहीं तो भूल जाता है मुझे भी कभी कभी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था, सेकंड वाला सही था। अलगाव से आया, अगर अलगाव क्या हो, अलगाव पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है बच्चे के लिए। पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये चीज़ें आपको समझनी है। एक मिनट, यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, यही चीज़ समझनी है। अलगाव जो होता है पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तब होगा जब किस में अलगाव किया जाए, लर्निंग टीचिंग मेथड में, यहाँ पे टीएम लिख दे रही हूँ मैं, टीचिंग मेथड में, मतलब कि पढ़ाने की पद्धति में जब अलगाव किया जाए, और आपकी जो बुक्स हैं उसमें अलगाव किया जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जब अलगाव की जाए, मतलब कि अधिगम की जो सामग्री है उसमें अलगाव की जाए तो वो पॉजिटिव होता है। वही निगेटिव तब होगा जब बच्चों में अलगाव किया जाए। जब बच्चों में, जैसे कि 5 बच्चों को आप इधर कर दिए, 5 बच्चों को उनके लेवल में बांट दिए, अलग कर दिए कि ये बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड है, इसको मैं अलग रखूँगा, इसको अलग रखूँगा। जब बच्चों में अलगाव की बात होगी तो वो अलगाव निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो गलत है, बच्चों के साथ सही नहीं है वो। वहीं जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में अलगाव होगा, जो होता नहीं बुक्स हैं वो अलग अलग प्रकार के आएंगे, टीचिंग मेथड अलग अलग प्रकार का आएगा, तब अगर अलगाव मतलब इसमें जब अलगाव होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और बच्चों में अलगाव ये निगेटिव होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक ट्रिक ही है। क्वेश्चन नंबर 116 है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, कोई क्लास 5 की एक स्टूडेंट है, वो बोल रही है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। अब आपको इस क्वेश्चन से पता चलना चाहिए, यही ट्रिक होता है कि ये किससे आया है। ये जो ट्रिक है एग्ज़ाम के भी टाइम पे लगेगा, अभी जो मैं इस पढ़ाते टाइम में बता रही हूँ, और ये ऐसा भी एक ये ट्रिक मैं बता रही हूँ टॉपिक पकड़ने वाला, जिससे आप अभी से सतर्क हो सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और फेल होने का जो चांसेस वो 0% हो जाएगा। आप इस बात का यकीन करिए। यहाँ पे क्या है, लेखन के चरण। अब आपको क्या पढ़ना है, लेखन के चरण पढ़ना है, लेखन के चरण पढ़ना है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देखा करिए, जिससे आपको पता चले। मैं यहाँ पे हर चीज़ें ऐसी ही पढ़ाती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि लेखन के चरण होते कैसे हैं, क्या क्या होते हैं। जो लेखन होता है इसके 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, 5 चरण होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है पूर्व लेखन, लिखने से पूर्व का समय, पूर्व लेखन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अब आप अपने मन में पढ़ाई कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन ले लीजिएगा,
और उसको लिखने की तैयारी करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं आप। पूर्व लेखन लिखने से पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को आप सोचेंगे कौन सा क्वेश्चन लूँ, उसका आंसर मैं कैसे लिखूँ, किस टाइप से लिखूँ। इसमें क्या किया जाता है, शोध किया मतलब खोजा जाता है, विचार किया जाता है, योजना बनाया जाता है पूर्व लेखन में। जब शोध करने की, यहाँ पे एक ही चीज़ें मैं बता रही हूँ वरना आपका छूट जाएगा एग्जाम में। लेखन के कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं लेखन के। पहला क्या मैं बताई, पूर्व लेखन। अब पूर्व लेखन में आपको क्या होगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसमें विचार किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, खोज किया जाता है। ये सारे वर्ड जब आपको मिल जाए तो आप पूर्व लेखन के साथ जाएंगे। खोज किया जाता है, शोध किया जाता है, विचार बनाया जाता है, कोई टॉपिक लिया जाता है, ये सब पूर्व लेखन में होता है। वहीं दूसरा आता है आपका दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। वहीं आपका दूसरा स्टेप आता है पूर्व लेखन के बाद, प्रारूपण। प्रारूपण प्रारूपण में क्या होता है, प्रारूपण में पहली बार लिखा जाता है। जो मतलब कि हम प्रारूप तैयार अब हो गया, योजना यहाँ पे बन गया, यहाँ पे प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप तैयार किया जाता है और क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये प्रारूपण हो गया। फिर थर्ड स्टेप आपका आ गया। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या आया, थर्ड स्टेप आपका आया पुनरीक्षण। पुनरीक्षण जिसे हम बोलते हैं पुनः प्रारूपण। इससे इसका ही नाम है पुनः प्रारूपण। पुनः प्रारूपण इसका ही नाम होता है पुनरीक्षण का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पुनरीक्षण होता है यहाँ पे देखा जाता है, जो सामग्री आप लिखे हैं उसको क्या किया जाएगा, उसे देखा जाएगा कि क्या आप सही लिखे हैं, क्या आप गलत लिखे हैं। एक पहली बार देखा जाएगा, फर्स्ट टाइम इसे देखा जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है प्रूफ रीडिंग, जिसे बोला जाता है संपादन भी बोला जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पाठ के विवरण है, जो चीज़ें हैं उनको कंफर्म किया जाता है और देखा भी जाता है क्या सटीक है ये। और लास्ट में आता है आपका प्रकाशन। लास्ट में क्या आता है, प्रकाशन आता है लास्ट में। लास्ट के मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। लास्ट में क्या आ गया, प्रूफ रीडिंग आ गया, जिसे बोला जाता है प्रूफ रीडिंग। मतलब फिर से एक बार चेक करेंगे और ये चेक क्या होगा हमारा, ये चेक होगा हमारा फोर्थ वाला। ये चेक हमारा आखिरी होगा, हम आखिरी बार चेक करेंगे। हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो भी जिनको भी हमें दिखाना होगा, जैसे टीचर है हमारे, कोई भी बड़े हैं, तो उनको हम फिर दे देंगे, सौंप देंगे उस चीज़ को। और लास्ट में होता है प्रकाशन। लास्ट में क्या होता है, प्रकाशन होता है। 5 स्टेप है ये। पहला क्या हो जाएगा, पूर्व लेखन। दूसरा प्रारूपण। तीसरा पुनः प्रारूपण। चौथा ये प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा प्रकाशन। तो इसमें क्या है, अंतिम रूप से जांच हो रहा है, मतलब कि किस में आएगा, फोर्थ वाले स्टेप में, प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं नोट कर पाए होंगे तो वीडियो रिवर्स करके और आवाज़ पे ध्यान देके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है। इसमें कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा, मातृभाषा सहजात भाषा भी बोला जाता है, का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मातृभाषा को इग्नोर किस में किया जाता है, मैं क्या बताई थी, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, डायरेक्ट विधि। संप्रेषणात्मक आपको पता है बातचीत मातृभाषा में ही करते हैं। श्रव्य भाषी किसमें भी होता है, प्राकृतिक उपागम भी मातृभाषा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। अलग अलग प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के लिए सही नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए कौन सा उपागम है जो क्या है, सही नहीं है। सबसे पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो टीएलएम होता है, इसीलिए आप थ्योरी वाला क्लास भी देखा करिए उसको भी, क्योंकि मैं कई क्लासें करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये कैसा होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि ये आकर्षक होना चाहिए, बच्चों को आकर्षित करे ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो बड़ी चीज़ें ऐसी मत बना दो जिसको समझ ही ना पाए, एज के हिसाब से होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरी बात है, और तीसरे इसमें क्या है, सारी चीज़ों को आप देखिएगा, आकर्षक होना चाहिए, एज के हिसाब से होना चाहिए। चौथी बात ये है, अगर इसको यूज़ कर रहे हैं बच्चे तो ये क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे को चोट लग जाए, ये क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें इसमें होनी चाहिए। जैसे होता नहीं है कि जिज्ञासा जिसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जिसे हम
हिंदी में जिज्ञासा बोल सकते हैं। बच्चों के अंदर जिज्ञासा वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को देख के जिज्ञासा आए, बच्चे के जानने की इच्छा है। और किस चीज़ की इच्छा है? खोजबीन, किसी चीज़ को खोज करने की इच्छा है। और ये सारी चीज़ें आकर्षक हो, जिज्ञासा वाली हो, खोज के लिए प्रेरित करने वाली हो, एज के हिसाब से हो, सुरक्षित हो, यूज़ करने में मतलब सुरक्षित रहे। चौथी बात यह है कि उसके एरिया के हिसाब से हो, मतलब कि जिस स्थान से वो बिलोंग करता है उसी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि उसे इंडियन है, उसे विदेश का कोई सामान ला के दे रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे। नंबर 119, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक दिन इसको भी मैं करवा दूंगी द्वारा रेखांकित। दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वगतीय, आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो एनसीएफ में हमारे कहा गया है कि जो बच्चे मतलब होते हैं उनको सिखाने के लिए कैसा माहौल होना चाहिए। एक तो समावेशी होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए, बच्चे उसमें स्वतंत्र महसूस करें, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा माहौल हम क्रिएट कैसे करें, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऐसा माहौल होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल हम सृजित कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। देखते हैं। तपती हुई धूप में गलत है ये। तपती हुई धूप में मतलब बच्चों को स्ट्रगल में नहीं डालना है। वहाँ पे बोला गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। मुख्यतः है, कोई चीज़ मुख्यतः नहीं हो सकता। फिर है, शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके एक चीज़ों से ये हो नहीं जाएगा, मतलब कि कई चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी, एक चीज़ से नहीं होगा ये। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चे के कार्य प्रदर्शन करके, ये सही है। विभिन्न आयाम इसमें जुड़ गए, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य प्रदर्शन करके बच्चे एक्टिव भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं। अलग अलग विकास के जो डेवलपमेंट के अलग अलग डायमेंशन है वो भी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन में केवल एक एक चीज़ें दी गई हैं, इसलिए वो गलत है। सही तो वो भी है लेकिन इतना सही नहीं है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की बात हो रही है, समावेशी भी हो, स्वगति भी हो, आनंददायी भी हो, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिलेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर, फिर छोटे बच्चों की बात कर रही है, बिल्कुल बेसिक स्टेज पे, पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का सिद्धांत यहाँ पे कौन सा नहीं है। जो पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का सिद्धांत होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है, तकनीकी होता है, पाठचर्या होता है। मतलब कि प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है उसको प्रस्तुत करना किसी के सामने। तकनीकी का मतलब होता है टेक्निकल चीज़ों का भी यूज़ करना। पाठचर्या सिद्धांत मतलब करिकुलम भी बच्चों के एज के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये इसके सिद्धांत में नहीं आता, मूर्त सिद्धांत में नहीं आता। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी आप अगर ये क्लास डेली देखते हैं और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें आपको नई चीज़ें दिख रही हैं, उनको आप नोट डाउन करते हैं आप और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस करके जाते हैं, उन चीज़ों का 100% आप पास हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।